सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ आज होंगी मेरी को एंकर अलीना इलियास साहिबा और सदीक साजिद साहब, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। उमर हयात साहब बहुत ज़बरदस्त ये रिपोर्टर हैं और FBI और वज़ारत ख़ज़ाना के बड़े माहिर हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ये जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन है उसमें ये गए हैं बहुत जगहों पर। तो आज क्योंकि मेन जो हमारी गुफ्तगू है वो आज़ाद कश्मीर का जो इंतखाब है, वहाँ पर जिस तरीके से पॉलिटिशियन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अपनी अपनी जहनीत की वो अक्कासी कर रहे हैं, कहीं पर हमें बहुत घटियापन नज़र आता है, कहीं पर हमें सोब्राइटी नज़र आती है, सब एक पार्ट ऑफ गेम है। इस पर डिस्कस करेंगे और फिर ये कि वज़ीर आज़म बनेगा कौन आज़ाद कश्मीर का, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसमें मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी फ्लोट हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन दो तीन चीज़ें जो ख़ास तौर पर प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। एक तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर तहरीक इंसाफ के, अगर आप उनको देखें तो एक बड़ी जो पुराने ज़माने में जो लोगों की शक्ल शबाहत थी, जैसे आज कई सौ साल पहले बड़े बड़े बाल मूँछें, बड़ी एक उनकी जो शख्सियत लगती है, बड़ी एक मैं समझता हूँ कि मर्दाना वजाहत उसमें झलकती है, जो मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की है, वो जितनी उनकी मुतासिर कुन शख्सियत है, गुफ्तगू जो थी वो उनकी उतनी ही कंट्रोवर्शल, और उसमें बहुत लोगों के उन्होंने दिल दुखाए। एक ऐसी बात की खामखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से, जो वो ना करते तो बहुत बेहतर होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं उनके हवाले से, लेकिन आज भी जो पाकिस्तान की एक अहमियत है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, वो उस प्रोग्राम के बानी, फिर उसके बाद उन्होंने 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, फिर कश्मीर के हवाले से उनकी अचीवमेंट और एफ़र्ट, और कश्मीर में जाके उनके हवाले से अली अमीन गंडापुर की ये गुफ्तगू, जबकि उनका अपना जो पास्ट है अली अमीन गंडापुर साहब का, हमें सबको पता। मैं आज आपको दिखाऊंगा आगे कि वो क्या क्या चीज़ें, क्या उनका किस तरीके से वो रहा। बहरहाल वो एक ऐसी चीज़ है जिसने लोगों के दिल दुखाया, और कश्मीर में उसका मुजाहरा हमने देखा है। कश्मीरियों ने उन पर जूते भी फेंके, मैं उसको इंडोर्स, वो गलत है। उनकी गाड़ी पर पत्थर भी फेंके, उनको टमाटर भी मारे, मैं किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं करता। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये उन्होंने ख़ुद इन्वोक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए था कि वो कश्मीर में ऐसे लोगों को भेजते जो कश्मीर की सेंसिटिविटीज़ को जानते थे, जिनके पास कोई इल्म था, जिनकी कोई शख्सियत ऐसी थी कि जो वहाँ पे लोगों को मुतासर कर सके। स्टेज पर आके आपने शोर मचाना और एक ऐसी बात करनी जिससे लोगों के दिल दुखें, ये कोई आप अपनी पार्टी के लिए कोई उसमें वो आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहरहाल मरियम नवाज साहबा की भी एक जगह पर वो खड़ी थी, हालांकि उन्होंने एक तहर्रुक पैदा किया। मैं आपको बताऊं, आप उनसे लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में जो बड़े बड़े जलसे किए हैं मरियम नवाज साहबा ने, वो कैमरे की आंख ने दिखाए। और हम भी यहाँ पर अगर बैठकर ये कहें कि वो जलसे छोटे थे या मरियम नवाज साहबा ने अपने उसमें तहर्रुक पैदा नहीं किया, नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनमें जोश नहीं पैदा किया, तो ये गलत होगा। ये हमें इस बात का हमें कोई हक नहीं है कि जो जिसकी अचीवमेंट है हम उसका क्रेडिट उसको ना दें। कुछ थोड़ी सी हमाकतें भी आई, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ रिंग रोड इंक्वायरी कमेटी से। उसकी एक तो रिपोर्ट आ गई, ऑफिसर्स को आपने पकड़ लिया और फटाफट वुज़रा को क्लीन चिट दे दी गई। गुलाम सरवर खान क्लियर, जुल्फ़ी बुखारी क्लियर, और भी जो कोई 2-4 लोग होंगे क्लियर, और आपने जो सरकारी अफसरान हैं उनको पकड़ लिया। लेकिन जनाब, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, नैब के ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि ये जो कमेटी है इसकी फाइंडिंग जो है नैब उसको तस्लीम नहीं करती। नैब इंडिपेंडेंटली इसकी तहकीकात करेगी। नैब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 13 हाउसिंग सोसाइटीज़, उनके जो ओहदेदारान हैं उनको भी बुलाएगी, लोगों से भी बात करेगी। और नैब का ये कहना है कि उनके पास इस बात के शवाहिद हैं कि ये जो वुज़रा जिनको क्लीन चिट दी गई है ये कतई तौर पे गलत है, कोई इनको क्लीन चिट नहीं है, ये उसमें मुलव्वस है। बल्कि
बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं। मुझे सदीक साजिद साहब ने कहा कि आप उनका नाम ना लें। मैंने कहा अच्छा जी, मैं कोशिश तो करता हूँ कि सिर्फ़ एक अहम वज़ीर कहूँ, लेकिन पता कोई नहीं है प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी जज्बात में आके मैं उनका नाम ले लूँ, क्योंकि ये फिर एक अजीब सी बात होती है। उस अहम वज़ीर की 1-2 मरला ज़मीन थी, भाई साहब ने बेनामी की 1300 कनाल ज़मीन डलवाई उसमें, और वो भी बिकवाई, अच्छे खासा माल बनाया। तो बड़ा इसमें जो हाथ हैं लोगों ने वो रंगे हैं, लूटा है दौलत को। तो ये जो बड़े आराम से कमेटी ने सिर्फ कमिश्नर को पकड़ लिया और 2-4 और बंदों को पकड़ के इन वज़रा को, और फिर साथ में ये खबरें भी चलवा दी कि जुल्फ़ी बुखारी साहब वापस आ रहे हैं। अब तरदीद आ रही है हुकूमती ज़राए से कि जुल्फ़ी बुखारी साहब वापस नहीं आ रहे, बताया जा रहा है उनकी दोबारा काबीना में शमूलियत का इम्कान नहीं है। खैर ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की डिस्क्रिशन है। ख़बर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि नैब इंडिपेंडेंट तहकीकात करेगी, और ये जो वज़रा को क्लीन चिट दी गई है, नैब इसको तस्लीम करने से इनकारी है। और एक अहम जो वफाकी वज़ीर है, बहुत अहम वफाकी वज़ीर, वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे अहम वफाकी वज़ीर, उन्होंने भी इसमें बड़ा माल बनाया। सदीक साजिद साहब के वो बड़े दोस्त हैं, अभी मैं उनकी तरफ आता हूँ। सदीक साजिद साहब, ये नैब वाले तो बिल्कुल इन्होंने तो कहा कि जनाब ये तो बात ही गलत है, ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल कतई तौर पर गलत बात। बिल्कुल समीर साहब, और उन्होंने कहा जी जो एंटी करप्शन पंजाब ने जो इंक्वायरी की है वो अपनी जगह के ऊपर, और उन्होंने कहा वो भी नामुकम्मल है, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रिसर्च हुई है उसमें वो कवर नहीं की गई। अब उन्होंने लफ्ज़ रिसर्च का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी हमने अपने तौर पे, जब हमें ये कहा गया था, बल्कि जब हमने इसको टेकअप किया था तो उस वक्त से हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। चीज़ें उन्होंने कहा इतनी आसान नहीं हैं। गो के फवाद चौधरी ने कहा कि हमने 25 रुपया बचा लिया, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है कि उनके जो सवालात तो अपनी जगह पे बड़े जेन्युइन हैं नैब के। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक कमिश्नर अपने तौर पे उसका रूट भी तब्दील कर दे, रोड का लूप भी नई उस पर शामिल कर ले, उसका डिज़ाइन भी तब्दील कर ले। तो फिर जो ऊपर एक वज़रा की कमेटी बनी थी सूबाई वज़रा की, उसका क्या हुआ? फिर जो 2 मीटिंग उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर ने की इस रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके जो मिनट्स थे उसमें जो बातें की गई, उसमें जो लूप में इजाफा है या उसमें डिलीशन से मुतल्लिक़ चीज़ें हुई वो कहाँ गई? क्या कमिश्नर इतना बाख्तियार था कि वो लोगों को पेमेंट्स तक भी जो है वो करता रहा? उन्होंने कहा ये हम बात मानने को तैयार नहीं है। दूसरी आपने खुद ही बात कर दी, उन्होंने कहा जी जुल्फ़ी बुखारी, और बड़े क्लियर कट उन्होंने कहा, और जुल्फ़ी बुखारी, गुलाम सरवर समेत जितनी भी अहम शख्सियात इसमें मुलव्वस हुई उन सब के ख़िलाफ़ हम इंक्वायरी करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। हमने तमाम जो रिकॉर्ड है वो पंजाब एंटी करप्शन से मांगा हुआ है। जो उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी जो तस्दीक शुदा कापी है वो भी हमने मांगी है, और जो उनकी खामियाँ हैं उनको भी हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये जो आपने बात की 13 प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की, वो इनके मालकान अहदेदारान को भी बुलाने जा रहे हैं कि ये जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया समीर साहब, बेनामी, ये चीज़ें हुई हैं। फिर आपको याद होगा एक प्रोग्राम में हमने कहा था कि उन्होंने तो पूरी जो फोरेंसिक, जो एरिया फोरेंसिक होता है, जो बैंकों का फोरेंसिक ऑडिट हुआ, जो जहाँ से पैसा वैसा कहाँ से ट्रांसफ़र वगैरह हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें वो नैब के पास भी मौजूद हैं। वैसे ये काम देखिए उनके पास तो है, लेकिन ये बड़ा अजीब काम नहीं हुआ कि वज़ीरों को फारिग करा दिया कि वो तो बिल्कुल जनाब साफ़ हैं, और अफसरान को पकड़ लिया। अब ये तो बात है, यानी इसको कौन मानेगा, कौन पाकिस्तान में? अलीना आप मानती? इससे मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर अफसरान ने सब कुछ करना है फिर हुकूमत भी अफसरान को दे दें। आप ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मिनिस्टर्स की अप्रूवल के बगैर जो इस तरह का जो है बहुत बड़ा कदम आ जाए हमारे सामने ही है। आपको मामू किसको बना रहे हैं? आवाम को मामू बना रहे हैं, और खासतौर पर इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने इसकी पूरी जो इंक्वायरी का उन्होंने जिम्मेदारी ली है। हुई इंक्वायरी उनकी ख्वाहिश पर थी। हाँ बिल्कुल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें कि ये लोग आए कौन कौन है ना इंक्वायरी कमेटी के सामने। क्या जुल्फी बुखारी पेश हुए? क्या उस्मान बुज़दार साहब पेश हुए? क्या गुलाम सरवर साहब पेश हुए? गुलाम सरवर साहब ने तो अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ऑफिसर जो हैं जो उस्मान बुज़दार साहब से सवाल करेंगे, जुल्फी बुखारी से सवाल करेंगे, गुलाम सरवर खान साहब से सवाल करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल नहीं। शायद उमर हयात आपके पास कोई हो ऐसी इत्तला? देखिए जी, जहाँ तक अगर बात करें कि वज़रा के पास इख्तियार होता है, और ये इख्तियार सिर्फ 5 साल के लिए होता है, और फिर उसके बाद यही ऑफिसर्स होते हैं, ये फिर उन वज़रा से सवाल पूछते हैं कहीं ना कहीं जाकर। तो मेरे ख़्याल में ये 5 साल तो एंजॉय कर लेंगे, कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी वज़ीर होता है, लेकिन उसके बाद जो है उनके लिए मसाइल रहते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों के जो वज़ीर रह चुके हैं उनके लिए आज भी मसाइल मौजूद हैं।
मसाइल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब लेकिन नैब ने बहुत अच्छा किया समी साहब इसमें, अगर हाँ, वो इस तरह इशू को टेक अप और आपने जो सवाल की बात की, मुझे याद आ गया एक नैब के ज़रिए से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर इसमें चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमें सवालात करने पड़े तो हम करेंगे, अगर करने पड़े, क्योंकि उनको इस जो रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है समी साहब। अच्छा जी, अब मैं आपको आता हूँ, हम ज़रा आज़ाद कश्मीर पे चलते हैं। बड़ी अहम है, बड़ी वहाँ पे गर्मा गर्मी है। मैं आके जलसे भी आपको दिखाऊंगा मरियम साहबा के, और मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि वो अगर उनके पास नहीं है वो बड़े बड़े जलसों की फुटेज तो रख लें, अभी ढूंढ लें, हम अगले 5-7 मिनट में उसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा जनाब, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर बराए कश्मीर अमूर हैं, उनकी जो मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने पता नहीं जज्बात में किया कि कैसे किया कि उन्होंने, सुनिए ज़रा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के बारे में वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो वो शख्स इस दुनिया में नहीं है और कोई वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और जनाब इन्होंने वो जो बात की है वहाँ पर इंतहाई, मैं बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो कितनी घटिया बात है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उधर तुम इधर हम, भुट्टो साहब के अल्फाज नहीं थे। अब्बास सदर साहब हमारे बड़े मोहतरम शफीक उस्ताद हमारे, ये उन्होंने हेडलाइन बनाई अखबार की, वो उनके भुट्टो साहब के अल्फाज नहीं थे। फिर भुट्टो साहब के पास कोई इक़्तिदार नहीं था, आप उन्हें उसमें वो जो भी लोग थे उस वक्त चंद जिनके ऊपर आप ज़िम्मेदारी लगाना चाहते हैं, तो उनमें से वो एक आप उन पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। शेख मुजीब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, याहिया थे, और भी बहुत सारे करैक्टर्स थे। लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए ये नारा लगाया और वो अपनी कुर्सी के लिए मुल्क को तोड़ दिया। एक ऐसी बात की उन्होंने जिससे बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कंट्रोवर्सीज़ अपनी जगह पे, लेकिन वो एक उनकी शख्सियत ऐसी है जिसने पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा दिया। आज जिस बिना पर हम इस अक़वाम आलम में सर उठा के जी रहे हैं, और ये जो बड़ी ताकतें हमारे साथ उस तरह का सलूक नहीं कर रही जिस तरह भारत नेपाल के साथ कर रहा है, तो उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। और कश्मीरी जो है वो ख़ास तौर पर दे हैव अफेक्शन एंड लव फॉर मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बड़ी उनकी इसमें एक बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनकी बड़ी जद्दोजहद है इसमें। अब ये उन्होंने बात कर दी तो जो उमर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उमर हयात वैसे तो इकनॉमिक उनकी वो बीट है करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में वो मुख्तलिफ़ हलकों में गए, ट्रैवल किया, उन्होंने कवर किया वहाँ पर। उमर हयात ये जो गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर ने, मुझे बताइए ये अनकॉल्ड फॉर नहीं थी, और आपने क्या देखा, लोग कैसे इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो अगर कोई ऐसे अल्फाज अदा होते हैं तो उस पर पजीराई जो है वो होती है, या अवाम जो है वो उस पर नारा लगा कर उसकी तायीद करते हैं। लेकिन जब इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं तो अवाम जो है वो थोड़े से मोहतात हो जाते हैं, और वो फिर इस तरह के नारों पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल उस वक्त सरेदस्त नहीं देते। ये चीज़ हमने देखी कि अगर जो जिस तरह की जो सूरत हाल इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में है कि अली अमीन गंडापुर साहब और मुराद सईद साहब दोनों इस वक्त इलेक्शन कैंपेन पे हैं, और उनके साथ डिप्टी चेयरमैन जो हैं सरदार तनवीर इलियास वो भी मौजूद हैं। लेकिन जो इस वक्त जो सिनारियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इस तरह के अल्फाज अदा करते हैं तो फिर उसके बाद उनको उसके रद्द अमल का भी सामना करना पड़ता है। आपने ये भी देखा कि एक जलसा जो हुआ हाड़ी गल के मकाम पर, उस जलसे के अंदर बाकायदा तौर पर एक नौजवान ने उनको जूता भी उनकी तरफ फेंका जो उनको नहीं लगा। तो इस तरह के रद्द अमल भी सामने, टमाटर भी मारे गए, टमाटर भी मारे गए। लेकिन वो जो आज फारूक हैदर साहब के हलके में, हालांकि वो नून लीग के वो वज़ीर आज़म है, वहाँ पर डंडा बरदार और पथराव कर वाला ये वो, यानी वो जो एक जो माहौल है जिसमें तशद्दुद का एलिमेंट, जब आप किसी को गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, तो फिर तो ये होगा ना। इसमें समी साहब एक अहम जो ख़बर भी हम अपने सुनने वालों को दें कि जो आपने जिस खबर का जिक्र किया कि जो अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद साहब और सरदार तनवीर इलियास साहब जब राजा फारूक हैदर के हलके के अंदर एंटर हुए तो उन पर फायरिंग भी की गई, और उस फायरिंग से एक शख्स जो है, एक पीटीआई कारकुन जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है, और इसके साथ साथ डंडे और फिर उसके बाद पथराव भी उन पर किया गया है। और हमने ये देखा था कि जब मरीम नवाज़ साहिबा
फ़ारूक हैदर की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गई थी, वहाँ जलसा था और उस जलसे के अंदर फ़ारूक हैदर ने मुराद सईद को मुखातिब करते हुए कहा था कि मैं देखता हूँ कि आप कैसे इस हलके में आकर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं। तो ये चीज़ें भी सामने आती हैं, फिर जो है वो आमने सामने लोग आ जाते हैं और सियासी बुनियादों पर फिर वो लड़ाई जो है वो आगे बढ़ जाती है। जहाँ तक बात है कि इस वक्त जो कैंपेन की सूरत हाल है वो हमें ये नज़र आ रही है कि जो संजीदा लोग हैं वो अच्छा, इसमें मैं बेशतर इसके कि आप इस पर मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं जो चाहूँगा कि जो मरियम नवाज़ साहबा के जो जलसे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए कश्मीर में, मैं पिछले 3-4-5 दिनों से देख रहा हूँ। शुरू में कुछ जलसे उनके छोटे थे, लेकिन उसके बाद जब मतलब ये यहाँ पर ये जो कोटली में जो जलसा हुआ उनका, इसके अलावा पलंदरी में जलसा, हजीरा में, ये मरियम नवाज़ साहबा ने जो नून लीग के जो वर्कर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि शी इज़ ए क्राउड पुलर, शी हैज़ प्रूव्ड अगेन। आप मेरी इस बात से आप उनसे कोई इख्तलाफ करें या ना करें, लेकिन मरियम नवाज़ ने जो नून लीग के वर्कर्स थे या जो आम कश्मीरी हैं उनको निकाला है घर से, और उन्होंने वहाँ पर जो जिस अंदाज में वो कैंपेन की है, देखें उन्होंने बड़ी वहाँ पर जज्बात में आकर वो बातें भी कही हैं जो बातें नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि जनाब जो इदारे हैं उनको नवाज़ शरीफ साहब की बात सुनना पड़ेगी, उस पर अमल करना पड़ेगा, और यही पाकिस्तान की तरक्की है। तो वो जो एक उनकी जो गुफ्तगू है जिसमें वो इदारों को ललकारती हैं, वो उन्होंने कश्मीर में भी की आके। फ़ौज के हवाले से उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने आप उनके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की है, फ़ौजियों का भी जिक्र किया, लेकिन जो उनका नवाज़ शरीफ का बयानिया है वो उसको बाकायदा तौर पर वहाँ पे कश्मीर में लेके चल रही हैं, और बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने और बड़ा तहर्रुक पैदा किया। अब इमरान खान साहब 17, 18, 19 को वहाँ पर होंगे, और मुझे ये बताइए उमर हयात, जो एक माहौल को गरमाया है मरियम नवाज़ साहबा ने, नून लीग की पोजीशन जो है जलसों की हद तक हमें बहुत बड़ी नज़र आ रही है। तो अब इमरान खान साहब के जलसे जो हैं, अगर वो बड़े नहीं होते इस तरह से जिस तरह मरियम नवाज़ के हुए हैं, तो फिर एक इब्तदाई नफसियाती बर्तरी तो नून लीग को हासिल हो जाएगी। देखिए समी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को आपने मॉनिटर किया होगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में हमने देखा था कि जहाँ भी बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ साहिबा जाती थी तो वहाँ पर आवाम का जमे गफ़ीर जमा हो जाता था। आवाम बहुत ज़्यादा तादाद में जलसों में शिरकत करते थे। यहाँ ये भी है कि गांव देहात का जो माहौल होता है उसके अंदर ये भी है कि किसी एक का जलसा है तो सारे के सारे चले जाते हैं देखने के लिए, एक ये भी फैक्टर है उस साइड का। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 17 को बाग में जलसा आम से ख़िताब करेंगे, वहाँ एक बहुत बड़ा पावर शो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें कोई शक नहीं है। और बाग का जो हाई स्कूल का ग्राउंड है वो जलसा गाह के लिए मुख्तस किया गया है, और ये भी हमने देखा है कि एक बड़े पैमाने पर जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो जलसे मैंने वहाँ देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के इवन जलसों के मुकाबले में बहुत छोटे नज़र आए। बहुत कम लोग उन जलसों में आए जिसमें अली अमीन गंडापुर या मुराद सईद वहाँ पर गए। लेकिन ये हमने देखा कि वहाँ पर जो संजीदा वोटर्स हैं वो अब भी एक ऐसी जमात को शायद उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो जमात वफाक में पहली दफ़ा हुकूमत में आई है और अब आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत में आने की पोजीशन में है या नहीं है। लेकिन एक जो हमने हिस्ट्री देखी है, तारीख़ देखी है, वो ये है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी उसी वफाकी हुकूमत की जो है वो हुकूमत होती है, उसी पार्टी की हुकूमत। ठीक है, ये चीज़ हमें नज़र आप लगता है ये बात। सदीक साजिद, आप बताइए कि ये जो दो भेजे हैं मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर, अब इनका कश्मीर के हवाले से इनके पास क्या नॉलेज है, या कश्मीर के लोग इनकी बात को क्यों सुनेंगे? तहरीक इंसाफ के पास संजीदा लोग भी हैं, मामलात को समझने वाले लोग भी हैं। शफकत महमूद साहब एक बड़े पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। इसके अलावा और बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब, वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और सियासतदान हैं। सारी जो इस वक्त कश्मीर के हवाले से जो भी अचीवमेंट है, जो भी हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, वो भी कश्मीरी आवाम को वहाँ पर आगाही दे सकते थे। तो ये जो अली अमीन गंडापुर
मैं बेशतर इसके कि आप मुझे ज़रा इनकी बात करें, मैं आपको कुछ इन वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। अब ये जब माजी में जब ये एहतजाज करने आ रहे थे तो इनकी गाड़ी से वो निकली बोतलें मशरूब मगरिब की, वो वीडियोस मौजूद हैं जो आप देखें। इन्होंने कहा जनाब मैं तो इसमें शहद रखा हुआ था। अब ब्लैक लेबल की बोतल में मुबैना तौर पर आप अगर कहें कि मैंने शहद रखा हुआ था, ये पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी से असला भी निकला, और ये आप देखें शहद की बोतल। अल्लाह ताला पता नहीं, वादा तो है कि मरने के बाद जब आप जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पर ये सब कुछ मिलेगा, तब ये हलाल होगा और ये वाकई शहद बन गया होगा। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये शहद है, ये शायद आलम अरवा में है या क्या है। और फिर जिस किस्म की इन्होंने गुफ्तगू की है वहाँ पर जाके, और अपने कद से बड़ी गुफ्तगू की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मतलब ये अब क्या मैं अर्ज़ करूं कि उनके बारे में। अली अमीन गंडापुर, ये देखें दौड़ते हुए जा रहे हैं पुलिस से बच के, अपनी शहद की बोतल गाड़ी में छोड़ के। तो अब ये सदीक साजिद, ये इस तरह के बंदे आप वहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं कश्मीर में, और इतना सेंसिटिव वो इलाका है। मुझे ज़रा कुछ थोड़ा सा बयान फरमाइएगा कि ये किसका मशवरा होगा? ये मामू बनाया जा रहा है पूरी कौम को? मशवरा क्या जी, ये वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात पर दोनों गए हैं। आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें भी दोनों पेश थे, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद। वो ज़ाहिर अपोजिशन की का तो काम ही तनकीद करना और लताड़ना हुकूमत को, तो वो समझा जाता है जी जो मुराद सईद साहब और गंडापुर हैं ये बेहतर जवाब दे सकते हैं। और गंडापुर साहब तो तमाम जो वो हदें हैं अखलाकियात की भी और सियासी जो हमारे कुछ रख रखाव होता है उसकी भी उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। अब देखिए वो कह रहे हैं 500 अरब रुपए का पैकेज मिलेगा आपको कश्मीरियों को। एक तो होती है ना हार्स ट्रेडिंग, ये नोट ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो एक वीडियो भी आपने देखी होगी ना, नोट दे रहे हैं। अजहर सादक एक उम्मीदवार है PTI के, उसको रिटर्निंग अफसर ने बेगुनाह करार दे दिया। आखिरकार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर थे उनके कहने के ऊपर इन पे मुकदमा किया गया, पर्चा दर्ज किया गया। उसके बाद ये कहते हैं हाँ आप हमें वोट दे, हम आपको जो जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे 4 से 5 अरब रुपए का पैकेज मिलेगा। मैं हैरान हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान 4 से 5 लाख वोट लेने वाले एक MNA एक हल्के से, उसको 50 करोड़ तो दे नहीं रहे। और वहाँ पे जिसने 12-15 हज़ार वोट लेने हैं आप उसको दावा कर रहे हैं कि आप वोट लेकर आए, हम आपको 4 से 5 अरब रुपया देंगे। कहाँ से देंगे? वज़ीर आज़म तो नहीं, वज़ीर आज़म तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी वो बातें आप ना छोड़ें। वो कहते हैं ना लंबी लंबी छोड़ना, वो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं इसी वजह से ही। और इसको वो जो आप बात की थी ना, इस वजह से लोग इनको संजीदा नहीं ले रहे। अगर संजीदा लोग वहाँ पे भेजे जाते जिनके आपने नाम लिए थे, शफकत महमूद है, खुद शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन है, डिप्टी पार्लियामानी लीडर है, और लोग हैं वो वहाँ पे असद उमर साहब हैं। हाँ, असद उमर साहब हैं, संजीदा लोग हैं। तो आप तकरीरें करें, आप तकरीरें करें और फिर देखें वो बच्चे हैं, चलो जो भी हैं, मरियम तो अब बच्ची नहीं है ना जी। बलावल को आप कह रहे हैं जो उनके बारे में आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आप एक मैच्योर सियासतदान तो बन चुका ना। आपको इतना डर और खौफ है कि आप उनके बारे में जब गुफ्तगू करते हैं तो आप वो जो एक इखलाक का दामन है वो भी आप हाथ से गिरा देते हैं। और फिर आप वफाकी वज़ीर हैं। ये तो वो सरेआम जो है वो कायदे ज़ाब्त और ज़ाब्ता इखलाक है उसकी जो है वो वायलेशन जो है मुसलसल की जा रही है। पहली बात तो ये है कि ऐसी शख्सियात को जाने नहीं देना चाहिए। अब ये पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो कोई नहीं जा सकता। अभी फिरदौस आशिक अवान को पिछले दिनों वो सियालकोट में जो एक ज़िमनी इंतखाब हुआ तो नहीं जा, उन्होंने जो जुर्माना कर दिया, पाबंदी भी लगा दी। वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। कश्मीर के लाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर केयर टेकर भी नहीं होती। अभी वज़ीर आज़म खुद हैं राजा फारूक हैदर, और वो भी जा रहे हैं, वज़ीर भी सारे जा रहे हैं। चलें वो तो एक सबके लिए पैमाना एक ही है, गुजरा भी जाएँ। ये आप बात सही की आपने कि 500 अरब रुपए एक ऐसा वादा जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, तो लोग उसको संजीदा क्यों लेंगे? लेकिन फिर एक ऐसी गुफ्तगू जिसने जो एक तहरीक इंसाफ का जो इमेज है, जो देखिए वज़ीर आज़म साहब ने लेटली बहुत ज़्यादा उन्होंने कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की है। और वज़ीर आज़म जो हैं कभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम इस तरह से नहीं लेते, उनको पूरा एक एक्नॉलेज करते हैं। इवन वो तो और भी बहुत सारी जो सियासी शख्सियात हैं, चाहे उनकी मुखालिफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कभी अखलाक से गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल नहीं की इस हवाले से। अपोजिशन के वो लोगों को जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनको वो चोर डाकू कहते हैं, इसलिए कि इन्होंने कौम के माल को लूटा। ये इस पर अपोजिशन एतराज़ करती है। लेकिन एक शख्सियत जो इस दुनिया से जा चुकी है, जो अब वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो उसको इन्होंने इस हवाले से अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत ही सतही लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिससे पाकिस्तान में कश्मीर में बहुत सारे लोगों के दिल दुखे। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है और फिर उसके बाद मैं जब आता हूँ तो अली लेंगे
कि मरीम नवाज़ साहबा ने तो बड़ा एक तहरुक पैदा किया और बज़ाहिर अब ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का कश्मीर में ना जाना शायद वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बेहतर फ़ैसला। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत और कश्मीर के इलेक्शन पर हम बात कर रहे हैं। मैं अलीना की तरफ सवाल फेंकने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज जो वाक़या हुआ वहाँ पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि सरदार तनवीर इलियास और मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर जब ये राजा फ़ारूक हैदर के हलके में गए तो वहाँ पर इन पर हमला हुआ और उमर हयात ने बताई ये बात कि जो राजा फ़ारूक हैदर हैं इन्होंने मरीम साहबा की मौजूदगी में तकरीर करते हुए ये कहा कि मैं देखूँगा कि ये जो PTI के वफाकी वज़रा हैं ये कैसे आकर हलके में ये कैंपेन करते हैं। तो वहाँ पर नून लीग की हुकूमत है, राजा फ़ारूक हैदर वज़ीर आज़म हैं, लेकिन तशद्दुद का इस्तेमाल जिसमें आप अपने मुखालिफिन को कैंपेन से रोकते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है और ये काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता और ख़ास तौर पर नून लीग की जब वहाँ पर हुकूमत है। हम खुद ये यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि मरीम साहबा ने बड़े जलसे किए हैं, बड़ा तहरुक पैदा किया है। नून लीग की बाज़ इलाकों में जहाँ उन्होंने जलसे किए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने वर्कर्स को निकाला है घरों से। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके जलसों में आ रहे हैं तो फिर जो वफाकी वज़रा हैं उनके जलसों पर या उनके जलूसों पर जो उनके हलके में आए राजा फ़ारूक हैदर साहब के इस तरह फायरिंग करना और उसमें सरदार तनवीर इलियास साहब का जो स्क्वाड है, हिफाजती स्क्वाड जो वज़रा के साथ था, उसमें एक मेंबर को गोली लगी है जिसका हम फायरिंग का जिक्र कर रहे हैं। तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में तमाम लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो महफूज रहें। जी अलीना, अब ज़रा आप बताइए कि ये जो फिर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर नहीं गए, बज़ाहिर तो फिर ऐसा लगता है कि ये सही फैसला था और बिल्कुल अब तो कॉर्नर हो जाएंगे शहबाज शरीफ, क्योंकि उनके बग़ैर मरीम नवाज़ साहबा ने अकेले वहाँ पर जो कैंपेन चलाई है नवाज शरीफ साहब बहुत खुश होंगे। सर ये जो जिस तरह के अभी आपने जलसे भी दिखाए हैं और वीडियोस भी चली हैं हमारे शो में, उसके क्लिप्स भी चल रहे हैं, इंडीड इसमें कोई शक नहीं है कि मरीम नवाज़ ने जो पावर शो की है वो बहुत अच्छे तरीके से वो नज़र आती है, वो पावर है। लेकिन अभी एक और चीज़ इससे पहले जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ना, अब देखिए अगर उन्होंने मुराद सईद साहब को भेज दिया तो मुराद सईद साहब का एक परसेप्शन है, जब हम मुराद सईद साहब को सोचते हैं तो साथ ही हमें बिलावल की याद आ जाती है, क्योंकि हमने देखा कि बिलावल और मुराद सईद साहब की जो है वो आपस में काफ़ी हमें चपकलिश नज़र आती है। इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर की आपने बात की, लोगों की एक रिस्पेक्ट होती है, लोग एक रिस्पेक्ट देते हैं ना किसी पॉलिटिशियन को। अब लोगों की नज़र में क्या परसेप्शन है अली अमीन गंडापुर साहब की? पत्थर, टमाटर, डंडे, जूते। अब मरीम नवाज़ वहाँ पर क्या कर रही हैं? अगर आपने पूरे तरीके से मरीम नवाज़ को सुना हो, उनके जलसे जुलूस सुने हो, तो वो एक कैंपेन लेकर चल रही हैं, वहाँ पर एक बयानिया लेकर चल रही हैं कश्मीर के हवाले से। वो कहती हैं कश्मीर को हम सुबह नहीं बनने देंगे। लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज तो जो मरीम साहबा है चोर चोर और उसी तरीके से वो जो इस तरह से ललकार रही हैं और कह रही हैं बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो लैंग्वेज तो कहीं पर मरीम साहबा ने भी ऐसी की है। बिल्कुल मरीम साहबा की वो लैंग्वेज है और मरीम इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी भी है। लेकिन मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। उसमें देखिए मरीम साहबा ना एक कश्मीर के हवाले से एक बयानिया लेकर चल रही हैं जिसमें वो कह रही हैं कि कश्मीर को हम सुबह नहीं बनने देंगे और वो इमरान खान साहब को वो 3 हिस्सों में तकसीम करने वाला जो है वो उसको उठा रही हैं। अब उसके सामने आप अली अमीन गंडापुर साहब को खड़ा कर देते हैं जो कश्मीर कमेटी को मेरे ख्याल में देख भी रहे हैं, और इस तरीके से आप मुराद सईद साहब को खड़ा कर देते हैं। तो आप खुद सोचें कि आप अपनी कैंपेन को खुद ही जो है वो सबोताज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन है जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं समी साहब, इमरान खान साहब नहीं, मैं आप जरा मुझे शहबाज शरीफ वाले इशू पर जरा। हाँ, शहबाज शरीफ साहब का इशू मेरे ख्याल में बहुत, जिस तरीके से मरियम सामने आई हैं और जिस तरीके से वो क्राउड को बाहर लेकर आई हैं, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। जो उनकी कमर की दर्द है वो मजीद बढ़ सकती है। सदीक साजिद, मुझे ये लगता है कि जो शहबाज शरीफ रिकन्सिलिएशन की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ मिला भी लिया था, लग रहा था, ये जो मरीम नवाज़ ने जिस तरह कश्मीर में कैंपेन चलाई और जिस तरह खुल के उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ साहब की ज़बान बोलना पड़ेगी, वो तो बिल्कुल कॉर्नर हो गए। आप वो जो अगर कोई बीच में अपना को कल्ट बनाना भी चाहते थे मसालियती, तो मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले
दिनों में कामयाब हो सकते हैं? करना चाहते हैं जी, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े भाई करने दे। नहीं देने देते। वो मरियम की बात नहीं है, बड़े भाई नहीं करने देते, ये मना सब कर कुछ, हाँ, दिया, ठीक है, मना कर दिया। जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के बाद एक नया शेड्यूल जारी करवाना अपनी बेटी के हवाले से, फिर उनको कहना शहबाज शरीफ को कि आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकायदा उनको कहा गया, बाकायदा कहा गया, ये मैं प्रोग्राम में बता रहा हूँ। वो फिर बैठ के बेचारे चुप करके, अब वो बड़े भाई की बात आपको पता, वो टालते नहीं हैं। एक बात तो उनको मालूम है शहबाज शरीफ को कि वोट आज भी नवाज शरीफ का है और मरियम नवाज जो हैं वो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हैं। फिर उनको थोड़ा सा भारी पड़ा समी साहब, वो जो सवात में उन्होंने जलसा किया, एक होम्योपैथिक किस्म का उनका जो खिताब था, उससे भी वो जो एक नून लीग का जो वर्कर था, जो मरियम नवाज को सुनना चाहता है, जो नवाज शरीफ का पैगाम सुनना चाहता है, वो उनको वो पैगाम वहाँ उसमें नहीं मिला। वो महंगाई की, वो इमरान खान के ऊपर वो जो रवायती एक तकरीर होती है वो वही करते रहे। उस वजह से फिर आप बिल्कुल साइड लाइन हुए हैं वो। और ये मरियम नवाज़ तो माशाल्लाह जलसे भी कर रही हैं। कल मैंने आपको उनकी कुछ तस्वीर और वीडियोस भी भेजी थी, देखें वो इंजॉय भी कर रही हैं, तफरीही मकामात के दौरे भी कर रही हैं, कुदरती नज़ारों से। अच्छा, मैंने देखा है क्योंकि उनके जलसों में क्राउड बड़ा है जी, बिल्कुल, तो मैंने देखा है कि वो उस क्राउड को एंजॉय करती हैं। अगर आप उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उस क्राउड को वो लेकर चलती हैं साथ, वो क्राउड को साथ लेकर चलती हैं। उनको पता है अगर कोई नारे लगा रहा है तो वो नारे लगवाना शुरू कर देती हैं। अगर कोई खामोश है या नगमा जहाँ पे लगाना है, गाना लगाना है, वो वहाँ पे लग जाता है और वो फिर अपनी बात का जो तसलसल है वो उसको आगे बढ़ाती हैं। आगे उसमें उनके जो मुशीरान है काफ़ी, जो मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, इरफान सदीकी वगैरह जो इस तरह की तकारीर लिख कर देते हैं, वो काफ़ी उनकी हद में मददगार साबित होती है। एक अच्छी स्पीकर वो बन गई है वैसे। नहीं, अच्छी स्पीकर तो बहुत पहले बन चुकी हैं। अच्छा उमर हयात, ये नून लीग के जो उम्मीदवार हैं, मरियम नवाज़ तो क्राउड पुलर हैं, लेकिन जलसे जो हैं वो जब बड़ा लीडर आता है, अभी ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद, उनका तहरीक इंसाफ में वो लेवल तो नहीं है जो मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज़ का है। तो इमरान खान साहब के आने पे पीटीआई के जो लोग हैं वो निकलेंगे और फिर हम अंदाज़ा कर सकेंगे कि वो जो जलसों में जो गैदरिंग है वो कितनी बड़ी हुई है। तो जब तक इमरान खान नहीं आते तब तक तो मुस्लिम लीग नून की मुझे लगता है जलसों में तो नफसियाती बरतरी कायम है। समी साहब, एक और आपको ख़बर दे दूं कि इमरान खान साहब बाग में जा रहे हैं 17 जुलाई को, लेकिन उसी बाग में आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो जा रही हैं 23 तारीख को, यानी इलेक्शन से 2 दिन पहले, जो शायद कैंपेन का आखिरी दिन होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं हल्का LA-15 वस्ती बाग से ज़ियाउल कमर साहब जो सरदार कमरुज़्ज़मान के बेटे हैं, और LA-16 से ख़ुद का सरदार कमरुज़्ज़मान साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो आपने नून लीग की बात की, हमने ये देखा है कि नून लीग के अब भी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाब हुए थे वो नून लीग के साथ ही हैं, कि जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है वो नून लीग के साथ हैं। उसमें से चंद एक दाने जो है वो गिरे हैं और वो दाने PTI की झोली में गिरे हैं। लेकिन जो इस वक्त जो सिचुएशन है कि नून लीग के पास अब भी मजबूत कैंडिडेट्स मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन आप खुद आपने कहा कि जो माजी में हमेशा जब से पाकिस्तान बना है या जब से वहाँ पर ये इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ है, वफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होती है वहाँ पर वही पार्टी जीतती है, क्योंकि लोगों ने काम भी करवाने होते हैं, अपनी ग्रांट्स भी लेनी होती हैं। वो ये अफोर्ड ही नहीं करते कि वफाक में कोई और गवर्नमेंट हो और यहाँ पर कोई और गवर्नमेंट हो। गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने यही देखा, जलसे बिलावल के वहाँ पर इतने बड़े बड़े जलसे हुए कि लोग कहते थे कि शायद पीपल्स पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री, लेकिन नतीजा जो आया उसमें लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तो ये जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसी पर जो है वो मेरी कई लोगों से वहाँ पर बात भी हुई। उन्होंने कहा कि अगर हम इस वक्त नून लीग या पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो उससे ये होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और क्योंकि सिंध जो है वो दूसरा बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तो वहाँ से हमें कुछ इमदाद शायद मिल जाए, तो इसलिए कुछ लोग पीपल्स पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाने में आज़ाद कश्मीर में कामयाब हो जाए। आपको लगता है कामयाब हो जाएगी? जी अलीना, तो फिर जलसे तो मुझे भी उमर की जो बात है ना, इसमें मुझे नज़र आती हैं चीज़ें
क्योंकि खबरें तो कुछ इसी तरह की आ रही हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो PTI की ही बनेगी, और जिस तरफ आपने भी इशारा किया कि डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सदीक साजिद साहब ने बात की है कि वो 5 अरब रुपए वाली बात तो उन्होंने कर दी है, लेकिन डेवलपमेंट फंड्स आएंगे कहाँ से ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये 500 लेकिन अरब लोगों को, हाँ 500 अरब सॉरी, तो देखिए ना अभी आप लोगों को कह तो रहे हैं, बस आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप लगाएंगे कहाँ पर, सवाल तो सबसे पहला ये मेरे ख्याल में पैदा होता है। आपके एक छोटे से मैं बता दूं, जो एक सर्वे फैलाया जा रहा है ना, जी जी, वो कहा जा रहा है जी PML वहाँ से लेगी 8 से 10 सीटें, पीपल्स पार्टी 10 से 12 और PTI 17 से 20। तो वो जो एक चीज़ चलाई जा रही है, पता नहीं इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों पर सर्वे आ गया चल रहे हैं सर इस तरह की। ठीक हो गया। चले जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। तो सिकत को भी ISI चीफ ने एक ब्रीफिंग दी है, बड़े अरसे के बाद है, 3 साल के बाद शायद उनकी बारी आई है जनाब आरिफ अलवी साहब की, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। पूछेंगे सदीक साजिद साहब से कि क्या वजूहात हैं और इसके अलावा क्या सूरत हाल है। फिर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एक उसमें कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान, कश्मीर, इलेक्शन सब आपके सामने। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि सदर मुमलिकत को ISI ने ब्रीफिंग दी है, और वहाँ पर जब पहुँचे सदर साहब तो जनरल फैज़ हमीद ने उनका इस्तकबाल किया और बताया, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस पर ज़रा एंड पे बिल्कुल बात करते हैं जाके, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हेयरिंग थी और हमें ऐसा लग रहा है कि जो सारी ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, ये नैब के ख़िलाफ़ यूँ बिल्कुल सुट पंजा उन्होंने कर लिया है। और आज जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो वहाँ पर तकरीर है, सदीक साजिद साहब आप तो अब अगर कलाम शायर ब ज़ुबान शायर हो तो बहुत अच्छा होगा, आप विटनेस हैं, ज़रा बताइए कि किस तरीके से ये इकट्ठे हो रहे हैं। जी जी, ये बिल्कुल इकट्ठे हो रहे हैं समी साहब। और ख्वाजा आसिफ ज़मानत पर रिहा होने के बाद पहली मरतबा आज आए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में। एजेंडे पे तो ये चीज़ थी नहीं, वैसे कुछ मिनट्स जो गुज़श्ता इजलास के थे वो उसकी अप्रूवल हो रही थी, तो एक मामला आया था रेलवे के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी ये केस भिजवा देते हैं नैब को। उस पर ख्वाजा आसिफ ने बोला जी क्या ज़रूरत है भिजवाने की, यही तो चेयरमैन साहब हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम अपनी गर्दन काट के एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। माजी में भी हम भुगत चुके हैं। पनामा केस का उन्होंने वादा किया कि तजाद ऐसा जब जोर लगा रहे थे कि भाई मामला पार्लियामेंट में ले जाओ, पार्लियामेंट में हमने नहीं लेके गए, बाद में हमें क्या खमियाजा उसका भुगतना पड़ा। तो आज भी उन्होंने कहा कि नैब और FIO को केस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैसला खुद करें। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, काउंटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वो आप यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। ये पार्लियामेंट बालादस्त है, इसको आप बालादस्त बनाएं। आप मुख्तलिफ वजारतों और इदारों के साथ बैठें, जो जहाँ पे जो भी अफसरात ब्यूरोक्रेसी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ आप खुद फैसला करें। आप जो केस उठता है वो भेज देते हैं, बाद में हमें भी भुगतना पड़ता है किसी न किसी केस में। अगर मैं वजीर हूँ तो मेरी शामत आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी का अफसर रिटायर हो जाता है। इस बात से वो ब्यूरोक्रेसी वाले भी बड़े खुश हुए कि शुक्र है जी नैब और उससे हमारी जान छूटेगी। कम अज़ कम सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस जो कि खुर्शीद शाह के दौर से चौधरी निसार अली खान जब चेयरमैन PSC तो उनके भेजे हुए केसेस आज तक फैसला नहीं हुआ, नैब में पड़े हुए। नैब वाले क्या कहते हैं जी हमें रिकॉर्ड नहीं देते, हमें मुतलका वजारतें इदारे रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा केसेस में आपको बताऊँ समी साहब फ़ॉरेन ऑफिस के हैं सबसे ज़्यादा, जो बैरून मुल्क तैनातियाँ हुई, जो उसमें गपले हुए, ख़रीदारियाँ हुई, सबसे ज़्यादा उनके केसेस हैं। बाकी उसके बाद फिर वजारत ख़जाना के अपने बहुत से केसेस आ जाते हैं, मवासलात के केसेस हैं वो उनके पास पड़े हुए हैं। और फिर आज एक इन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर उन्होंने कहा जी जो मांगी है कि 467 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, तो हमें डिटेल दें। अब आइंदा इजलास में डिटेल मांगी है कि नैब हमें बताए कि सियासतदानों से कितना वसूल किया, ब्यूरोक्रेट से कितना वसूल किया, और उसके साथ साथ फिर जो बाकी बिजनेस मैन उनसे कितना वसूल किया। तो अब आपकी जो शुरू वाली बात थी ना, वही जो है कि अब ये इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इसकी वजह यही है कि अक्टूबर में चेयरमैन नैब ने चले जाना है, तो उससे पहले शायद ये कोई नैब के कवानीन में तरमीम चाहते ताकि हर एक को कोई ना कोई रिलीफ तो मिले। उमर याद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आप, क्योंकि करते हैं ख़जाना, वजारत ख़जाना को आप कवर करते हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं नैब ने जिनके ऊपर नज़रें जमाई हुई, जिनका एक माजी है जो क्लियर नहीं हुआ। बल्कि हमारी जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है वो ख़ुद नैब ज़दा हैं, और अभी तक उनका जो नाम है ना IPP से क्लियर हुआ है, ना और बहुत सारे जो दूसरे मामलात हैं उनसे क्लियर हुआ है। तो ये एक आपको सेंस नज़र आ रही है जो अभी सदीक साजिद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं?
देखिए, कई ऐसे केसेस हैं कि जो अल्तवा का शिकार हैं। वज़ीर ख़जाना जब इनको बनाया जा रहा था तो इनका सबसे पहला मुतालबा यही था कि मेरा वो केस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो जिस पर उन्होंने कहा कि सरे दस्त हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये कह के उनको वज़ीर ख़जाना की कुर्सी तो दे दी गई है, लेकिन जो रिकॉर्ड की बात की सिद्दीक़ साजिद साहब ने कि नैब और FIA को केसेस भेज दिए जाते हैं और उनको रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाता, यहाँ हम ये भी देखते हैं कि आपने किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई इंतकामी कार्रवाई करनी है तो उसका रिकॉर्ड तो सारा आपको मुयस्सर आ जाता है, लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं, किसी स्पेसिफ़िक अफसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो आपको नहीं मिलता। इस पर कई मरतबा जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बाकायदा तौर पर डायरेक्शंस दी हैं नैब को, FIA को। आपको एक और मज़े की बात बताऊं, सिद्दीक़ साजिद साहब इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो नैब और FIA का नुमाइंदा आता है वो तैयारी करके नहीं आता, उसको बाज़ दफ़ा केसेस का ही नहीं पता होता कि ये केसेस जो हैं ये हमारे पास हैं या नहीं है, या ये केसेस बंद हो चुके हैं या ये चल रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ा अलमिया है कि जो डायरेक्शंस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि कौमी असम्बली के बाद सबसे ज़्यादा एक मुक़द्दस फोरम जिसको कहा जा सकता है जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी होती है। आप बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, निशानदेही सही किया आपने, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ को कोट करके जो सिद्दीक़ साजिद साहब ने बात कही है कि आप अपना गला खुद उनके हाथों में दे देते हैं, मैं इस पे चाह रहा था कि आप कमेंट करें। बिल्कुल, ये एक सेंस है, ये तो एक पॉलिटिकली जो है वो एक चीज़ सामने आई है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया कि सियासतदान खुद अपनी जो है वो तमाम चीज़ें दे देते हैं। नहीं, लेकिन अगर एक कहीं पे डिस्क्रिपेंसी है, कहीं पे कोई फाइनेंशियल बंगलिंग है, तो उसकी तहकीकात या तो FIA करेगी जो वाइट कॉलर क्राइम है, और अगर प्रोसीड करना है उसके खिलाफ तो फिर नैब करेगा। तो ये गला काट के किसी के हाथ में देने वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो फिर एक कल्ट की सूरत हो गई ना कि जो सारे लेजिस्लेचर हैं वो एक हो जाएं, अदलिया एक हो के सोचे, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने किसी ब्यूरोक्रेट को सज़ा ना होने दे। तो ये फिर अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम में अपग्रेडेशन, मेरिटोक्रेसी, ये कहाँ गया? ये तो फिर सब खत्म हो गया। इस पे समी साहब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हम देखते हैं कि जो नून लीग के लोग आज एहतसाब के अमल से गुजर रहे हैं, ये हमेशा जब भी पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो ये एक बात करते हैं कि आज ये हमारे गले का तोग बना हुआ है तो कल आपके गले का तोग बनेगा। तो ये बताया जाता है बार बार उनको कि नैब या FIA स्पेशली जो है वो नैब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और नैब के हवाले से ये कहा जाता है कि नैब में अगर केसेस आप भेजते हैं तो इससे हमारे लिए मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन साथ साथ वो जो इस वक्त हुकूमत है उसको भी वार्न कर रहे होते हैं कि ये आज अगर हमारे साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा। तो इसीलिए वो नैब कवानीन के अंदर तरमीम का मुतालबा करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। सिद्दीक़ साजिद, आप बड़े नून लीग के एक्सपर्ट हैं। मरीम नवाज़ ने कश्मीर में जाके मलिया मेट कर दी शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें, लेकिन उनके साथ बहुत सारे साथी हैं उनके, जिनमें अयाज सादिक साहब हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, जिनमें राना तनवीर साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और बड़ी उनकी कोशिश है कि निसार अली ख़ान भी उनके साथ आ जाएं। ये जो एक ये बड़ी खामोश सी जंग है मुस्लिम लीग नून के अंदर, आपको लगता है कि कहीं अब कश्मीर के इलेक्शन के बाद ये सरफिस करेगी और शहबाज शरीफ साहब फिर कोशिश करेंगे, या अब इसको तकदीर का लिखा समझ के वो बिल्कुल उसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे? नहीं, वो कोशिश करेंगे, वो मुफाहमत की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों के आपने नाम लिए हैं वो बिल्कुल उनके साथ जो है वो उनका जो एक नुक्ता नज़र है उसके वो हामी हैं। और मैं आपको कुछ तफसील बताऊंगा आने वाले दिनों में हम कि चौधरी निसार अली ख़ान के ज़िम्मे क्या टास्क लगाया है शहबाज शरीफ ने। अच्छा। और चौधरी निसार अली ख़ान इन दिनों खामोशी के साथ कर क्या रहे हैं, तो वो ये चीज़ें चलेंगी। समी साहब, शहबाज शरीफ वाला जो एक फिनोमेना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि जो इनके MNAs हैं जो अरकान पार्लियामेंट है वो बोलते हैं इस वजह से नहीं है कि उन्होंने टिकट लेना है, उनको पता है कि इस वक्त सौदा बिकता है नवाज शरीफ का, उस वजह से वो खामोश हैं। लेकिन अंदर से जब वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ की वो हमायत करते हैं। वो कहते हैं हमें टकराव के दौरान जाना नहीं चाहिए, हमें मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन वो खुल कर बोल नहीं सकते। लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की अक्सरियत है वो शहबाज शरीफ के साथ है। लेकिन जो एक दूसरी तरफ जो है वो शाहिद खकान अब्बासी, परवेज़ रशीद जैसे जो लोग हैं वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के जो नज़रिए के हामी हैं। लेकिन ये चीज़ें वक्ती तौर पर वो खामोश हुए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जो हैं वो उठेंगे। इलेक्शन जब मैसेज आगे आएगा तो उसमें पता चीज़ें चल जाएंगी। इसमें ये आप समझते हैं कि ये चीज़ें आगे चलेंगी? जी बिल्कुल चलेगी, मैंने आपको बताया ना। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि वक्त तो हमारे पास कम है, 17-18 को
एक कॉन्फ्रेंस गालबन अफ़गानिस्तान के इशू पर पाकिस्तान में, जिसमें अहमद करज़ई साहब से भी बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, और बहुत और जो दूसरे जो अशरफ गनी साहब का नुमाइंदा और गवर्नमेंट्स के नुमाइंदे, तालिबान भी उसमें होंगे। बड़ी उसमें कुछ आपको लगता है कि ये कोई हेल्पफुल होगी या कोशिश ही होगी? बस ये कोशिश ही होगी। और आज जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सदर आरिफ अलवी साहब आज ISI हेडक्वार्टर्स गए हैं, उनको भी इसके बारे में बताया गया है जो पॉलिसीज़ है। अच्छा, वैसे बड़े अरसे के बाद जी बिल्कुल सदर ममलिकत चाहते थे, उनकी जो हैसियत है वो तो एक सिम्बॉलिक है। जी जी, एक्टिव जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं और सुप्रीम कमांडर तो है ना जी, वो रियासती सरबराह भी हैं। तो वो इस वजह से वो चाह रहे थे कि उनको भी अपडेट किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के जब सफारतकार आते हैं या शख्सियात उनसे मुलाकात करती हैं, तो आजकल तो अफ़गानिस्तान है, तो इसी जो आप कॉन्फ्रेंस की आप बात करें इस बारे में भी उनको बताया गया। फिर अफ़गान तालिबान के हवाले से, फिर जो इस वक्त चीन, रूस, ईरान, उनका क्या मौक़िफ़ है, और इस वक्त हमारे जो कौमी सलामती इदारे क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में सर उनको तफसीली ब्रीफिंग देंगे। अब वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, अलीना इलियास और उमर हयात। जाने से पहले फिर मैं ये कहूँगा कि तशद्दुद सियासत में बड़ा काबिल मज़म्मत है। आज जो राजा फ़ारूक हैदर के हलके में जो PTI का जो काफ़िला था, जिसमें मुराद सईद साहब थे, अली अमीन गंडापुर साहब थे, सरदार तनवीर इलियास साहब थे, वहाँ पर उस काफ़िले पर हमला और फायरिंग बहुत काबिल मज़म्मत है। और ये जो तशद्दुद है उसको इंटाइस करना, अब नून लीग की गवर्नमेंट है वहाँ पर और वज़ीर आज़म का हलका है, और उन्होंने पहले कहा कि यहाँ पर मैं देखूँगा कैसे आके कैंपेन करते हैं। तो ये नून लीग पर ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तशद्दुद जो है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी कैंपेन के दरमियान अगर ये आगे सिलसिला चलता है तो फिर तशद्दुद की इब्तदा जो है वो राजा फ़ारूक हैदर साहब जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, उन्होंने अपने हलके से की। बड़ा ये काबिल मज़म्मत है, बड़ा अफसोसनाक है। नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए, मरीम साहबा को चाहिए कि वो फ़ारूक हैदर साहब से कहें कि वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल ना करें, ये फ़ायदे में नहीं है किसी के भी। इजाज़त दीजिए, कल प्रोफेसर गनी जावेद के हमरा आपके साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।